महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी स्वत्व रक्षा। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। मीर दिलावर अली के पास एक बड़ी रास का कुम्मैत घोड़ा था। कहते तो वह यही थे कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है, पर वास्तव में उन्होंने इसे पलटन में सस्ते दामों में मोल लिया था। यूं कहिए कि यह पलटन का निकाला हुआ घोड़ा था। शायद पलटन के अधिकारियों ने इसे अपने यहाँ रखना उचित न समझकर नीलाम कर दिया था। मीर साहब कचहरी में मुहर्रीर थे। शहर के बाहर मकान था। कचहरी तक आने में 3 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी। एक जानवर की फिक्र थी। यह घोड़ा सुबीते से मिल गया, ले लिया। पिछले 3 वर्षों से वह मीर साहब की सवारी में था। देखने में तो उसमें कोई ऐब न था, पर कदाचित आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध या अपमान सूचक काम में लगाना दुस्तर था। खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में कलारास का घोड़ा पाया तो फूले नहीं समाए, लाकर द्वार पर बांध दिया। साइस का इंतजाम करना कठिन था। बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते थे। शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न होता था। इसी कारण रातीब की मात्रा बहुत कम होने पर भी वह असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था। उसे मीर साहब से कुछ सहानुभूति हो गई थी। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, पर वह मीर साहब को नियत समय पर प्रसन्नतापूर्वक कचहरी पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल उसके आत्मिक संतोष की द्योतक थी। दौड़ना वह अपनी स्वाभाविक गंभीरता के प्रतिकूल समझता था। उसकी दृष्टि में उच्छलता थी। स्वामी भक्ति में अपने कितने ही चीर संचित स्वतत्वों को बलिदान कर दिया था। अब अगर किसी स्वतत्व से प्रेम था तो वह रविवार का शांति निवास था। मीर साहब इतवार को कचहरी न जाते थे। घोड़े को मलते, नहलाते, तैराते थे। इसमें उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वहाँ कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। लू से सारा शरीर झुलसा जाता था। कहाँ इस दिन छप्परों की शीतल छाह में हरी हरी दूब खाने को मिलती थी। अतएव इतवार हो, आराम वह अपना हक समझता था और मुमकिन न था कि कोई उसका यह हक छीन सके। मीर साहब ने कभी कभी बाजार जाने के लिए इस दिन उस पर सवार होने की चेष्टा की, पर इस उद्योग में बुरी तरह मुंह की खाई। घोड़े ने मुंह में लगाम तक न ली। अंत को मीर साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाकर अपने अवयवों को परीक्षा में न डालना चाहते थे। मीर साहब के पड़ोस में एक मुंशी सौदागर लाल रहते थे। उनका भी कचहरी से कुछ संबंध था। वह मुहर्रीर न थे, कर्मचारी भी न थे। उन्हें किसी ने कभी कुछ लिखने पढ़ते न देखा था, पर उनका वकीलों और मुख्तारों के समाज में बड़ा मान था। मीर साहब से उनकी दाँत काटी रोटी थी। जेठ का महीना था।
बारातों की धूम थी। बाजे वाले सीधे मुंह बात न करते थे। आतिशबाज के द्वार पर गरज के बावले लोग चरखी की भांति चक्कर लगाते थे। भांड और कथक लोगों को उंगलियों पर नचाते थे। पालकी के कहार पत्थर के देवता बने हुए थे, भेंट लेकर भी न पसीजते थे। इसी महालोगों की धूम में मुंशी जी ने भी लड़के का विवाह ठान लिया। दबाव वाले आदमी थे। धीरे धीरे बारात का सब सामान जुटा लिया, पर पालकी का प्रबंध न कर सके। कहारों ने ऐन वक्त पर बयाना लौटा दिया। मुंशी जी बहुत गर्म पड़े, हर जाने की धमकी दी, पर कुछ फल न हुआ। विवश होकर यही निश्चय किया कि वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा की रस्म पूरी कर ली जाए। 6 बजे शाम को बारात चलने का मुहूर्त था। 4 बजे मुंशी जी ने आकर मीर साहब से कहा, यार अपना घोड़ा दे दो, वर को स्टेशन तक पहुंचा दे, पालकी तो कहीं मिलती नहीं। मीर साहब बोले, आपको मालूम नहीं आज इतवार का दिन है। मुंशी जी बोले, मालूम क्यों नहीं, पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा, किसी न किसी तरह स्टेशन तक तो पहुंचा ही देगा, कौन से दूर जाना है। मीर साहब बोले, ये आपका जानवर है, ले जाइए, पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वह पुट्ठे पर हाथ रखने दे। मुंशी जी बोले, अजी मार के आगे भूत भागता है, आप डरते हैं इसलिए आपसे बदमाशी करता है। बच्चा पीठ पर बैठ जाएगा तो कितना ही उछले कूदे, पर उन्हें हिला नहीं सकेगा। मीर साहब बोले, अच्छी बात है, जाइए, और अगर उसकी यह जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। अगर ज्यों ही मुंशी जी अस्तबल में पहुँचे, घोड़े ने सशंक नेत्रों से देखा और एक बार हिनहिनाकर घोषित किया कि तुम आज मेरी शक्ति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजे की धड़धड़ पोंपों से वह उत्तेजित हो रहा था। मुंशी जी ने जब पगहे को खोलना शुरू किया तो उसने कनौतियाँ खड़ी की और अभिमान सूचक भाव से हरी हरी घास खाने लगा। लेकिन मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे। तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया और घोड़े के सामने रख दिया। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी थी। बड़ी रुचि से खाने लगा और कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका, मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे। वर वस्त्र आभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थी। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए। बाजे वालों ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक आदमी मीर साहब के घर से दौड़कर साज लाया। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर वह लगाम देखकर मुंह फेर लेता था। मुंशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीठ सहलाई, फिर दाना दिखलाया, पर घोड़े ने मुंह तक न खोला। तब उन्हें क्रोध आ गया। ताबड़तोड़ कई चाबुक लगाए। घोड़े ने जब अब भी मुंह में लगाम न ली तो उन्होंने उसके नथनों पर चाबुक के बेंत से कई बार मारा। नथनों से खून निकलने लगा। घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आंखों से देखा। समस्या कठिन थी। इतनी मार उसने कभी नहीं खाई थी। मीर साहब की अपनी चीज थी, वह इतना निर्दयता से कभी पेश न आते थे। सोचा मुंह नहीं खोलता तो नहीं मालूम और कितनी मार पड़े। लगाम ले ली, फिर क्या था,
मुंशी जी की फतह हो गई। उन्होंने तुरंत जीन भी कस दी। दूल्हा कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो मानो घोड़ा नींद से जागा। विचार करने लगा। थोड़े से दाने के बदले अपने इस स्वत्व से हाथ धोना एक कटोरी कड़ी के लिए जन्मसिद्ध अधिकारों को बेचना है। उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता हूँ, तो आज क्यों यह बेगार करूँ। ये लोग मुझे न जाने कहाँ ले जाएंगे। लौंडा आसन का पक्का जान पड़ता है। मुझे दौड़ाएगा, एंड लगवाएगा, चाबुक से मार मार कर अधमुआ कर देगा। फिर न जाने भोजन मिले या नहीं। यह सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ से कदम नहीं उठाऊंगा। यही न होगा, मुझे मारेंगे। सवार के लिए हुए मैं जमीन पर लौट जाऊंगा और फिर मुझे वह छोड़ देंगे। मेरे मालिक मीर साहब भी तो यहीं कहीं होंगे। उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कल उन्हें मुझे कचहरी भी तो ले जाना है। वर जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगलगान किया, फूलों की वर्षा हुई। बारात के लोग आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा अड़ा कि पैर ही नहीं उठाता। वर उसे एंड लगाता है, चाबुक मारता है, लगाम को झटके देता है, मगर घोड़े के कदम मानो जमीन में ऐसे गड़ गए कि उखड़ने का नाम नहीं लेते। मुंशी जी को ऐसा क्रोध आया कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। मित्र ने कहा, अड़ियल जानवर है, यूं नहीं चलेगा, इसके पीछे से डंडे लगाओ, आप दौड़ेगा। मुंशी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पीछे से जाकर कई डंडे लगाए, पर घोड़े ने पैर नहीं उठाए तो भी अगले पैर आकाश की ओर, दो एक बार पिछले पैर भी, जिससे विदित होता था कि वह बिल्कुल प्राणहीन नहीं है। मुंशी जी बाल बाल बच गए। तब दूसरे मित्र ने कहा, इसकी पूंछ के पास एक जलता हुआ कुंदा जलाओ, आँच और डर से भागेगा। यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। फल यह हुआ कि घोड़े की पूंछ जल गई। वह 2-3 बार उछला कूदा, पर आगे नहीं बढ़ा। पक्का सत्याग्रही था। कदाचित इन यंत्रणाओं ने उसके संकल्प को और दृढ़ कर दिया। इतने में सूर्यास्त होने लगा। पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। लेकिन अपने वश की बात तो थी नहीं, जल्दी कैसे होती। बाराती लोग गांव के बाहर जा पहुँचे। यहाँ स्त्रियों और बालकों का मेला लग गया। लोग कहने लगे, कैसा घोड़ा है कि पग ही नहीं उठाता। एक अनुभवी महाशय ने कहा, मार पीट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दाना मंगवाइए। एक आदमी इसके सामने तोबड़े में दाना दिखाता हुआ चले, दाने के लालच में खटखट चला जाएगा। मुंशी जी ने यह उपाय भी करके देखा, पर सफल मनोरथ न हुए। घोड़ा अपने स्वत्व को किसी दाम पर बेचना नहीं चाहता था। एक महाशय ने कहा, इसे थोड़ी सी शराब पिला दीजिए, नशे में आकर खूब चौकड़ियाँ भरेगा। शराब की बोतल आई। एक तसले में शराब उड़ेल कर घोड़े के सामने रख दी गई, पर घोड़े ने उसे सूंघा तक नहीं। अब क्या हो गया? चिराग जल उठे, मुहूर्त टल चुका था। घोड़ा नाना दुर्गतियाँ सहन कर दिल में खुश होता था और अपने सुख में विघ्न डालने वाले की दुरवस्था और व्याग्रता का आनंद उठा रहा था। उसे इस समय इन लोगों की प्रयत्नशीलता पर एक दार्शनिक आनंद प्राप्त हो रहा था। देखे आप लोग अब क्या करते हैं। वह जानता था कि
अब मार खाने की संभावना नहीं है। लोग जान गए कि मारना व्यर्थ है। वह केवल अपनी सुयुक्तियों की विवेचना कर रहा था। पांचवें सज्जन ने कहा, अब एक ही तरकीब और है। वह जो खेत में खाद फेंकने की 2 पहिया गाड़ी होती है, उसे घोड़े के सामने लाकर रखिए। उसके दोनों अगले पैर उसमें रख दिए जाए और हम लोग गाड़ी को खींचे, तब तो जरूर ही उसके पैर उठ जाएंगे। अगले पैर अगर बढ़ जाएंगे तो पिछले पैर भी झक मार के उठेंगे ही, घोड़ा चल निकलेगा। मुंशी जी डूब रहे थे। कोई तिनका सहारे के लिए काफ़ी नहीं था। 2 आदमी गए, 2 पहिया गाड़ी निकाल लाए। वर ने लगाम तानी। 4-5 आदमी घोड़े के पास डंडे लेकर खड़े हो गए। 2 आदमियों ने उसके अगले पाँव जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर रखे। घोड़ा अभी तक यह समझ नहीं रहा था कि मैं यह उपाय भी नहीं चलने दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उड़ गए। उसे ऐसे जान पड़ा मानो पानी में बहा जा रहा हूँ। कितना ही चाहता कि पैरों को जमा लूँ, पर कुछ अक्ल काम नहीं करती थी। चारों ओर शोर मचा चला, तालियां पड़ने लगी, लोग ठट्टे मार कर हंसने लगे। घोड़े को यह उपहास और यह अपमान असहाय लगा, पर करता क्या। हाँ, उसने धैर्य न छोड़ा। मन में सोचा, इस तरह कहाँ तक ले जाएंगे। ज्यों ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाऊंगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे गाड़ी पर पैर ही नहीं रखना चाहिए था। अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था। किसी तरह लोगों ने 100 कदम तक गाड़ी खींची, आगे न खींच सके। 100-200 कदम ही खींचना होता तो शायद लोगों की हिम्मत बंध जाती, पर स्टेशन पूरे 3 मील पर था। इतनी दूर घोड़े को खींच कर ले जाना दुष्कर था। ज्यों ही गाड़ी रुकी, घोड़ा भी रुक गया। वर ने फिर लगाम को झटके दिए, एंड लगाई, चाबुकों की वर्षा कर दी, पर घोड़े ने अपनी टेक नहीं छोड़ी। उसके नथनों से खून निकल रहा था। चाबुकों से सारा शरीर छिल गया था। पिछले पैरों में घाव हो गए थे, पर वह दृढ़ प्रतिज्ञ घोड़ा अपनी आन पर अड़ा हुआ था। पुरोहित ने कहा, 8 बज गए, मुहूर्त टल गया। दीन दुर्बल घोड़े ने मैदान मार लिया। मुंशी जी क्रोध उन्मुक्त होकर रो पड़े। वर 1 कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विवाह के अवसर पर भूमि पर पाँव रखना वर्जित है। प्रतिष्ठा भंग होती है, निंदा होती है, कुल को कलंक लगता है। पर अब पैदल चलने के सिवा अन्य उपाय नहीं था। आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर में बोले, महाशय, अपना भाग्य बखानो कि मीर साहब के घर के हो। यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपनी स्वत्व की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। मैं न जानता था तुम व्रतधारी हो। बेटा उतरो, बारात स्टेशन पर पहुंच रही होगी। चलो पैदल ही चले। हम आपस ही के 10-12 आदमी हैं, हंसने वाला कोई नहीं है। ये रंगीन कपड़े उतार दो, रास्ते में लोग हंसेंगे कि पाव पाव ब्याह करने जाता है। चल बे अड़ियल घोड़े, तुझे मीर साहब के हवाले कराऊं। तो यह थी कहानी स्वत्व रक्षा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर इस कहानी के माध्यम से आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।